आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों चैनल रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने पहले आपसे वादा किया था कि क्वाड्रिलेटरल पर यानी चतुर्भुज पर और भी ऐसे इंपॉर्टेंट और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस लाऊंगा जिसे आप परीक्षा में बिल्कुल देखोगे और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आएंगे और आप उसे कैसे जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाओ वो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो आई होप आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे। देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि एंगल सी यानी ये वाला पूरा जो एंगल है ये आपको 60 डिग्री पूरा दे दिया गया है और कहा गया है एसी और बीडी का अनुपात बताइए अगर एबीसीडी एक समचतुर्भुज हो। देखिए एसएससी का क्वेश्चन है, एबीसीडी क्या है, एक विषम कोण चतुर्भुज या समचतुर्भुज हो यानी रोम्बस है। तो कहा जा रहा है कि एसी और बीडी यानी दोनों डायगोनल का अनुपात निकालिए। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन भी यहाँ पर है मगर मैंने लिखा नहीं है, मैं पहले बेसिक आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए कितनी आसानी से हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करके हम बना सकते हैं। देखिए मेरे भाई सीधी सी बात है कि एक समचतुर्भुज है यानी रोम्बस है, तो इसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। यानी एंगल ये वाला ए बी आपका क्या होगा, टोटल 60 डिग्री होगा ये वाला। तो देखिए और जब ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं तो देखिए दोस्तों ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है, 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। यानी मैं मान सकता हूं कि ये क्या है, एंगल को बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। यानी ये वाला पूरा 60 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। तो देखो भाई जब ये 30 है और दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला आपका 90 डिग्री है, तो देखो एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाते हो तो देखो आपको पता होना चाहिए कि जब भी एक ट्रायंगल में, देखिए मैंने आपको बताया कि जब एक ट्रायंगल है ट्रिग्नोमेट्री में जाकर देख लेना, ये अगर 30 डिग्री और ये समकोण है तो देखो ये tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 यानी लंब होता है 1 और आधार होता है √3। तो ये वाला कितना हो जाता है मेरे भाई, तो 3 √3 का स्क्वायर 3 और 1 4 रूट कर दो तो 2 होगा, यानी ये वाला 2 होता है। तो ठीक उसी प्रकार मेरे भाई देखो ये वाला लंब हो गया है ना, ये आधार हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको निकालना क्या है, तो देखो ये वाला 2 हो जाएगा, तब ये 1 हो जाएगा और ये वाला 1 हो जाएगा और आधार आपका हो गया √3। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है भाई, इसे चलिए हम √3 लिख देते हैं। तो देखो ये ए से लेकर ये ओ है, मान लो ओ, तो ए से ओ तक की भुजा जो आ गई आपकी कितनी आ गई मेरे भाई, √3। तो पूरा कितना होगा मेरे भाई, यानी AC इस टू BD हमें निकालना है, तो AC पूरा कितना होगा, तो √3 यानी 2√3 होगा। बिल्कुल जबरदस्त टेक्निक बता रहा हूँ भैया, इसे अच्छे से समझना। अब BD देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो देखो DO जब 1 है तो ये वाला भी 1 होगा, यानी पूरा DB आपका कितना हो गया, 1 और 1 2। तो देखो अगर मैं इनके रेशियो को कट कर दूं, मिला दूं, तो देखो क्या रेशियो निकल कर सामने आ रहा है, √3:1। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा कि AC अनुपात BD क्या हो जाएगा, √3:1। क्योंकि दोस्तों यहाँ एंगल छोड़ के आपको कुछ नहीं दिया है तो उतना हमको निकालने का समय नहीं एग्जाम में कि कैसे मैं भुजा निकालूं। सिंपल सी चीज है, हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट का यूज करेंगे और देखिए चुटकियों में आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये भी इस क्वेश्चन के साथ समझ में आ जाना चाहिए कि रणभूमि मैथ्स कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी कितनी आसानी से सॉल्व करने का तरीका आपको बताती है। तो आइए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन है। हालांकि ये मेंसुरेशन टाइप में आ जाता है क्वेश्चन, मगर ज्योमेट्री में भी इस टाइप का मिला करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। बहुत ही मजेदार है, कंसेप्ट को समझो। देखो कहा गया कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें FE और AC के समानांतर है, यानी यहाँ पर दो बिंदुएं खींच दी गई है। AB पर एक बिंदु लिया गया है F और AC पर एक बिंदु लिया है D और BC पर एक बिंदु लिया है E, दोनों को मिला दिया है FE और ED को। और कहा जा रहा है कि ये जो FE भुजा है वो AC के क्या है, पैरेलल है। DE यानी ये वाली DE भुजा जो है वो AB के पैरेलल है, बिल्कुल सही बात है। त्रिभुज BFE का क्षेत्रफल 16 है, यानी BFE यानी इसका एरिया आपको दे दिया गया 16 स्क्वायर यूनिट और ट्रायंगल DEC का एरिया आपको दे दिया गया है 9 स्क्वायर यूनिट। तो कहा जा रहा है कि AFED चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएं। AFED ये जो देखिए चतुर्भुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल पूछा गया, तो अब इसे आप कैसे निकालोगे। तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट दोस्तों, आप ऐसे ये एक चीज बताइए कि मैंने बेसिक में आपको सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बताया था। सिमिलर ट्रायंगल्स यानी समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बताया था कि दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जब उनके एंगल का अनुपात बराबर हो, भुजाओं का अनुपात बराबर हो। बहुत सारी चीजें मैंने बेसिक कंसेप्ट समझाई थी। तो एक सीधी सी बात आप ये समझो कि
ये जो मान लो त्रिभुज का एरिया कितना है 16 और इस त्रिभुज का एरिया कितना है 9। तो जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहता है या क्षेत्रफल दिया रहता है तो भुजाओं का अनुपात हम कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों? सिंपल सी चीज समझो, एरिया का स्क्वायर रूट कर देने से भुजा का अनुपात आ जाता है। यानी कि ये जो 16 है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूं तो ये भुजा हमें 4 मिल जाएगी। फिर उसी प्रकार जब इस एरिया का क्षेत्रफल 9 है तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो देखो इसकी भुजा हमें मिल जाएगी 3। यानी कि अब आपको बड़े त्रिभुज की भुजा मिल गई, BC का मान हो गया 4 + 3 यानी कि 7। आ गया ना भैया समझ में? बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं। भुजाओं का अनुपात, उसके क्षेत्रफल का अगर अनुपात निकालना है तो भुजाओं का वर्ग कर दीजिए, और अगर भुजाओं क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया है तो उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो भुजाओं का अनुपात निकल जाता है। यानी ये 4 इकाई है, ये 3 इकाई है। अब मेरे बच्चों एक सिंपल सी चीज सोचो कि जब इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा हमें मिल गई है 4 + 3 = 7, यानी 4 + 3 = 7 जब हमें मिल गया है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49 हो गया। यानी ट्राइंगल ABC का एरिया आ गया हमें 7 का स्क्वायर 49। तो अब देखो ये पूरा 49 है, इसमें से 16 ये है और ये 9 है, तो ये वाला कितना होगा? तो मेरे भाई 49 में से ये 16, 9 6 15 25 को घटा दीजिए, तो 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 24, यानी 24 स्क्वायर यूनिट इस AFED का एरिया हो जाएगा। तो देखिए कितने चुटकियों में हमने इसे सॉल्व कर दिया। क्या किया हमने? ना हमें कुछ एंगल दिया है, ना भुजा दी गई, बस 2 ट्रायंगल्स का एरिया दे दिया था तो हमने उसका भुजा निकाल लिया। अब भुजा निकाला तो फिर हमने बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया और उसमें से दिए गए एरिया को माइनस कर दिया, तो जो बचा हुआ एरिया वही तो बाहर निकलेगा। आ गया ना मजा दोस्तों? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन SSC भरपूर देता है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसे अच्छे से समझना। दिया गया है कि एक समानांतर चतुर्भुज, तो आइए ना सबसे पहले एक समानांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। देखिए मेरे भाई, ये एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। कहा गया इसकी आसन्न भुजाओं की लंबाई 36 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है। तो मान लो ये 36 सेंटीमीटर है, तो ये वाला 27 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए कहा गया बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, यानी ये भी तब 36 होगा तो ये भी 27 होगा। तो बड़ी भुजा ये 36, इसके बीच की दूरी, तो याद रखना दूरी हमेशा लंबवत निकाली जाती है, यानी परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाली दूरी आपको दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो कहा गया ये जो 2 छोटी भुजाएं हैं इनके बीच की दूरी बताइए। तो इनके बीच की दूरी अगर मैं मान लो कि ये निकालना है तो मान लो ये H हो गया, ये भी लंबवत होगा। तो देखो 2 छोटी भुजाओं के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो सिंपल सी एक चीज बात में को समझिए। देखिए मैं थोड़ा सा डायग्राम और अच्छे से बना दूं ताकि आपको समझ में आए कि इनके बीच की ये जो दूरी होगी ये वाली होगी, ये H आपको निकालना है। तो बात वही है। तो भाई अब सिंपल सी चीज बताओ कि एक पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है मेरे भाई? तो देखो एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है मेरे भाई? बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई। तो देखो भैया, अगर मैं इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालू तो देखो बेस हमें पता है ना कितना है, 36 है मेरे भाई। तो मैं चलिए लिख देता हूँ, ये 36 हो गया बेस। और हाइट देखो 2 समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यही तो हाइट होता है। तो ये हाइट आपको 12 दिया है, देखिए कर दिया है। अब ये बताओ, अगर मैं इसे न देख करके अगर मैं 2 चौड़ाई वाले भुजा यानी इन 2 पैरेलल साइड्स की अगर हाइट और बेस को ले लूं तो क्या मैं एरिया वही आना चाहिए कि नहीं? हमारा एरिया तो वही आना चाहिए, यानी दोनों को इक्वल कर देंगे। तो चलिए ये हो गया हाइट और ये वाला इसका हो गया बेस। तो बेस कितना है? 27। बस सिंपल इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी। देखो 9 × 27, 9 × 4 = 36, 3 × 4 = 12, 4 × 4 = 16। यानी कि मेरे बच्चों ये जो आपकी जो 2 पैरेलल साइड्स है जिनकी भुजाएं पूछी गई थी चतुर्भुज की, उसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। आ गया ना मजा बच्चों? क्या कभी आपने सोचा था कि ऐसे कम से कम कंसेप्ट दिए हुए क्वेश्चन को कैसे आप जल्दी से जल्दी बना सकते हो? तो देखिए अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितने मजे से हम इसे बना सकते हैं दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन एकदम आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा और इस क्वेश्चन के बाद आपको और मजा आने लगेगा। देखिए दोस्तों, कहा गया एक वर्ग तथा एक विषम कोण का आधार समान है। तो आइए सबसे पहले हम एक वर्ग बनाते हैं मेरे भाई। चलिए ये मान लीजिए कि ये एक वर्ग है।
और एक विषम कोण बनाना है। तो चलिए वर्ग के ही जैसा होता है बहुत सारी प्रॉपर्टी, मगर ये क्या होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है। तो ये एंगल आपको दे दिया है कि 30 डिग्री पर टिल्टेड है, तो चलिए हमने 30 डिग्री से मान दिया। अब देखिए क्या कहा गया कि एक इस वर्ग का क्षेत्रफल तथा विषम कोण के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। 4 ऑप्शन आपको लाइन से दिया गया है। तो देखो मेरे बच्चों, मान लेता हूं कि चलिए ये वर्ग है और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 2 2 है। क्लियर, इतनी सी बात क्लियर है मेरे भाई। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर इनका आधार सेम है, तो यानी ये जब 2 है तो मैं ये भी 2 ले सकता हूँ मेरे भाई, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो चलिए ये एक विषम कोण का मतलब होता है समचतुर्भुज, तो ये भी सबका भुजा 2 ही होगा, क्योंकि विषम कोण यानी समचतुर्भुज की भी भुजाएं इक्वल होती है। क्लियर है। अब देखो, अब मैं अगर यहाँ से इसका h1 निकालू, हाइट निकाल लू, तो क्या आना चाहिए। तो देखो भैया tan 30 है, सीधी सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं। जब ये 30 है तो ये वाला जब 2 दिया है तो ये वाला कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ये वाला आपका हो जाएगा √3, तो ये वाला। क्लियर है दोस्तों। तो आधार गुणे ऊंचाई, यही तो हमें पता करना है ना मेरे भाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो देखो अगर मैं, मेरे बच्चों देखो, इसे मैं अच्छे से आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं। देखो अगर ये tan 30 है या कुछ भी 30 डिग्री है, मान लो tan 30 ही ले लेते हैं, तो क्या होता है tan 30 इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब हो गया 1, आधार हो गया √3। तो ये क्या हो जाता था मेरे भाई, यानी ये 2 हो जाता था। तो यहाँ पर देखो भैया, जब ये 2 दे दिया गया है, यहाँ भी देखो ये 2 दिया है, तो यानी इसकी ऊंचाई तब कितनी हो जाएगी, 1 हो जाती है ना मेरे भाई, 1 होगी ऊंचाई। तो सीधी सी बात है, आपको करना क्या है, इनका एरिया का अनुपात पूछा। तो एक वर्ग का एरिया क्या होता है, a² यानी कि भुजा स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, अनुपात इसका अगर हमें एरिया ये है, तो ये एक चतुर्भुज ही, तो चतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों, आधार गुणे ऊंचाई, यही ना। तो आधार आपको देखिए 2 दिया है, ऊंचाई हो गया 1। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए आंसर आ गया 2:1। इस कंसेप्ट से बनाओ क्वेश्चन, धुआंधार उड़ेंगे बच्चों, और परीक्षा में आपको जरा सा भी डर नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो देखिए ऐसे कंसेप्ट से हम बनाएंगे दोस्तों आने वाले सभी क्वेश्चंस को। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, अब बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपके सामने है, और ऐसा एक क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आता है। और इस कंसेप्ट पर मैंने पहले भी आपको एक क्वेश्चन बताया पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं वहां जाकर। एक विषम कोण का मतलब मेरे भाई समचतुर्भुज। देखिए एक समचतुर्भुज में आपको दिया गया कि इसके 2 विकर्णों की आपको लंबाई दे दी गई है 8, और एक विकर्ण हो गया 6। तो कहा गया है इसकी परिसीमा बताए। तो सीधी सी बात है भैया, देखो जो भी 2 विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज के, दोनों लंबवत एक दूसरे को काटते हैं। तो लंबवत जब काटते हैं यानी इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, यानी बराबर 2 भागों में काटते हैं। तो अगर मान लो ये वाला पूरा आपका 8 सेंटीमीटर है, तो यानी ये वाला 4 हो गया, तो ये भी 4 हो जाएगा। क्लियर बात, कंसेप्ट क्लियर है। और दूसरा जो विकर्ण है, अगर ये पूरा 6 है मेरे भाई, तो जब तब ये 3 होगा, तो ये वाला भी 3 होगा। तो अब अगर देखो ये अगर मान लो कि ये एक लंब है, तो भैया तो जब लंब है तो देखो ये लंब हो गया 3, आधार 4 है, तो ये क्या होगा, ट्रिपलेट याद करो, ये 3 है, ये 4 है, तो अगला 5 होगा। यानी कि आपको समचतुर्भुज की भुजा मिल गई कितनी, 5। तो ये 5, तो ये भी 5, तो ये भी 5, तो ये भी 5, क्योंकि एक विषम कोण या समचतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होती है। तो परिसीमा आपसे पूछा गया, परिसीमा कहने का मतलब है कि चारों भुजा की लंबाई का योग, यानी 5 5 5 5, यानी 5 चौके 20। तो देखिए आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को मेरे दोस्तों कलम टच भी मत करना पेपर में, एग्जाम में, बस सवाल पढ़ो, कंसेप्ट को अगर ब्रेन में सेट करके रखा है, ट्रिपलेट याद है, तो वर्बली देखो 2-2 सेकंड में चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे मेरे बच्चों। आई होप आपको मजा आया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट जो मैंने पहले पार्ट में क्वाड्रिलेटरल का बेसिक कंसेप्ट बताया था, उस पर भी आधारित आजकल ऐसे लिखित सवाल आ रहे हैं जिसमें कलम नहीं चलाना है, बस कंसेप्ट याद है तो चुटकियों में आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप RS अग्रवाल या सगीर अहमद, जितने भी बुक्स हैं डिफरेंट मार्केट में अवेलेबल है, सब में है दोस्तों। बस बेसिक कंसेप्ट में वाले मेरे वीडियो को देखो, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप धड़ाधड़ उड़ा दोगे दोस्तों। देखिए कहा गया, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे, तो मान लो एक चतुर्भुज हम यहाँ बना ही लेते हैं मेरे भाई, इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, और लंबवत भी है, यानी बराबर बराबर है ये, और लंबवत भी है, तो क्या होता है मेरे बच्चों, वर्ग होता है। मगर देखो यहाँ वर्ग ऑप्शन में नहीं है, तो आप उसे विषम कोण का आंसर कर सकते हैं। तो देखो बिल्कुल कंसेप्चुअल चीजें हैं दोस्तों, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, बस कंसेप्ट को याद रखना है और ऑप्शन देख के आंसर कर देना है।
अब देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर और ये बिल्कुल सभी एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस के क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना मेरे बच्चे। देखो कहा गया एबीसीडी एक वर्ग है, तो आइए सबसे पहले हम एबीसीडी एक वर्ग बनाते हैं मेरे भाई। तो देखिए ये एबीसीडी हमने चलिए एक वर्ग बना दिया, नाम भी दे देता हूँ एबीसीडी। अब देखो मेरे भाई एबीसीडी जब एक वर्ग है तो कहा गया है कि एम एबी का मध्य बिंदु है। एम मान लीजिए ये एबी है और ये एबी का क्या है, मध्य बिंदु एम है, और एम जो है बीसी का मध्य बिंदु है। बीसी का मध्य बिंदु चलिए एम ले लेता हूं मैं। अब कहा गया है कि डीएम और एएन जुड़े हुए हैं, यानी कि ये रहा डीएम और ये रहा एएन, ये दोनों क्या है, जुड़े हुए, मिला दिया हमने। तो देखो ये दोनों ही एएन और डीएम ने एक दूसरे को ओ बिंदु पर मिलते हैं, यानी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं या मिलते हैं। तो कहा गया निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। अब मेरे बच्चों भूल जाओ कि हमें क्या करना है, सीधी सी एक बात सोचो कि ये वर्ग है और वर्ग की सभी भुजाएं जब समान है और देखो ये मध्य बिंदु है, यानी कि ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु, तो यानी इन रेखा ये जो एएन होगी, यानी जो एएन होगी और जो डीएम होगी वो दोनों क्या होगी, बराबर होगी। सीधा सा एक कंसेप्ट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो हुई बात बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट की मेरे बच्चों। मगर मेरे भाई आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कि अगर ये सभी भुजाएं समान है, बिल्कुल ऑब्वियसली क्योंकि एक वर्ग है, तो आप यहाँ से ये हाइट भी निकाल सकते हो। ये 2 ले लो, ये देखो ये 90 डिग्री है, ये 2 है, ये इसका मान निकाल सकते हैं वही ट्रिग्नोमेट्री ये वाला फॉर्मूला से, तो ये जो आ जाएगा उसी प्रकार ये भी आ जाएगा। सीधी सी बात है और हमें इसमें कुछ सोचना ही नहीं है ना मेरे भाई। तो इसमें हमें क्या करना और कुछ सोचना ही नहीं है, ये हमेशा एएन और डीएम बराबर होंगे और सोने पे सुहागा है, दे दिया है कि एबी का मध्य बिंदु एम है और बीसी का मध्य बिंदु एन है, तब तो भैया 100% इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, दोनों की दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर ही होंगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कहा गया एक समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रेपीजियम। जी हाँ दोस्तों, समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है देखिए, ये दो समानांतर भुजाएं आ गई, इनके दोनों छोरों को मिला दीजिए, इस प्रकार से बनता है एक ट्रेपीजियम जिसे हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। इसके समानांतर भुजाओं का अनुपात है 2:3। मान लो ये 2 है तो ये 3 है, x अगर मैं लगा दूं तो अनुपात संख्या में बदल जाता है, तो ये 2x और 3x हो गया। इनके बीच की न्यूनतम दूरी आपको दी गई है 12। न्यूनतम दूरी का मतलब हो गया इसकी ऊंचाई, यानी कि ये आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। और इस पूरे संलंब का आपको क्षेत्रफल एरिया दे दिया गया है मेरे बच्चों 480 वर्ग सेंटीमीटर। तो कहा गया बड़ी भुजा की लंबाई बताएं। तो मेरे भाई एक ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग यानी 2x + 3x इंटू उनके बीच की दूरी यानी कि हाइट, यानी ये 12 बराबर 480 है। तो x की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, 2 × 12 = 6 × 48 0 5, x बराबर हो गया 80, x बराबर हो गया 16। तो देखो भैया x का मान आ गया 16। तो कहा जा रहा है क्या कि बड़ी भुजा की लंबाई, तो ऑब्वियसली बड़ी भुजा 3x वाली होगी, तो ये 3 × 16 यानी कि 48 सेंटीमीटर। तो ये आपका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसा एक बेसिक क्वेश्चन भी परीक्षा में आ चुका है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं दोस्तों आरआरबी की परीक्षाओं में। तो देखो हर एक एग्जाम को मैं टारगेट करके बता रहा हूं चैप्टर, तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा। तो अब देखिए दोस्तों, एक जबरदस्त और धुआंधार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में बहुत बार दोस्तों परीक्षा में आया है और बच्चों को काफी कंफ्यूज किया है। तो आइए रणभूमि मैथ्स आज आपका ये कंफ्यूजन भी दूर कर देगा और इससे बेस्ट और इससे शॉर्टकट मेथड आपको कहीं दुनिया में खोजने से नहीं मिलेगा दोस्तों, ये मेरा दावा है। तो देखिए दोस्तों, दिया गया है कि ABCD एक क्या है, ट्रेपीजियम है, समलंब चतुर्भुज है। एंगल BAE देखो मैंने मार्क करके ऑलरेडी रख दिया, एंगल BAE का मान दिया 30 डिग्री, एंगल CDF का मान दिया 45 डिग्री। BE क्या है, हाइट हो जाएगी, CF भी हाइट ही होगा, और BC का मान दिया 6 सेंटीमीटर, यानी ये वाली जो भुजा आपको दी गई है ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो देखो BC जब 6 सेंटीमीटर होगा तो EF भी मेरे भाई 6 सेंटीमीटर ही होगा। इतनी तो बात क्लियर है। AB, ये AB की लंबाई आपको दे दी गई है 12। देखो मेरे भाई ये 12 दे दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस समलंब का क्षेत्रफल बताएं, यानी पूरे ट्रेपीजियम का एरिया बताएं। तो मेरे भाई एक सीधी सी बात आप मुझे ये बताओ कि जब हम समलंब का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए।
तो उसके लिए हमें चाहिए बेस इंटू हाइट। क्या चाहिए मेरे भाई? बेस इंटू हाइट। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? किसी का भी अगर निकालना है तो देखो बेस इंटू हाइट होता है, मगर यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1/2 इंटू उसका बीच की दूरी यानी 1/2 पैरेलल साइड्स, यानी मैं कह सकता हूँ BC प्लस AD की लंबाई इंटू उनके बीच की दूरी, यानी कि मैं BE लिख सकता हूँ या CF। तो चलो मैं BE लिख देता हूँ। ये तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है आपका। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट, मगर यहाँ देखो ये ट्रेपीजियम हो गया, तो इसका एक स्पेशल आपके पास फॉर्मूला है, हम इसी ही यूज करेंगे मेरे बच्चों। तो देखिए अब अगले यहाँ पर तो हमें देखना है कि क्या मैं, तो पहले तो देखो हमें ये अननोन है, ये तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो देखो ना भैया, ये एक समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने का क्या होता है फॉर्मूला, देखो लंब, ये अगर मैं 10/30 लूँ तो लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा 1, तो ये आधा हो जाता है √3। तो ये तो आपको आता ही है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है मेरे भाई। तो देखो एक काम यहाँ याद रखना मेरे भाई कि क्या आप करोगे यहाँ पर। तो देखो अगर 10/30 है, अगर मैं साइन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, साइन 30 यानी लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण क्या होगा 1/2। देखो साइन 30 बराबर क्या होता है 1/2। अब ये होता है लंब लक और ये होता है कर्ण। तो लंब जब 1 है तो कर्ण कितना है 2, तो यानी जब ये 2 है तो 2 के अनुपात कितना के बराबर है 12 का। तो 1 रेशियो कितना के बराबर होगा 6 का। तो √3 रेशियो कितने के बराबर होगा, तो ये 6√3 हो जाएगा। क्लियर है? देखो कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब मेरे भाई ये 30 डिग्री है तो लंब 1 है, ये 12 दिया है, तो ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो ये 1 होता है तो ये 2 हो जाता है। तो जब 2 बराबर 12 है तो 1 बराबर कितना होगा 6, तो ये √3 होता है, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये 6√3। अब उसी प्रकार इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ मेरे भाई, देखो ये कितना है 10/45 है ना। तो देखो ये जब 1 इकाई 6 था तो यानी 1 बराबर, यानी ये वाला 6 हो गया, यानी BE आपका 6 हो गया। तो जब ये 6 है तो DF भी 6 ही होगा मेरे भाई। तो जब ये वाला 6 है तो 10/45 क्या होता है, लंब बटे आधार। तो 10/45 यानी कि 10/45 बराबर हो जाता है लंब बटे आधार। तो 10/45 1 होता है, यानी मैं कह सकता हूँ लंब बराबर आधार ही होता है, दोनों सेम हो जाते हैं, लंब बराबर आधार। तो ये जब 6 है तो ये भी 6 होगा। तो देखो अब इस प्रकार से आपको पूरा बेस मिल गया। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं मेरे बच्चों। आई होप आपको मजा आया होगा इस कंसेप्ट को जानकर। तो देखिए मेरे बच्चों, अब आपसे पूछा गया है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला हमने लिख दिया 1/2। देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम इसका BC कितना है 6 है। AD आपने निकाला, देखो ये 6 12 और ये 6√3 है, यानी मैं लिख सकता हूँ 12 + 6√3। क्लियर? अब इसे 18 मत कर देना मेरे भाई, यहीं पर बहुत बच्चे ऐसा गलती करते हैं। और BE यानी हाइट कितना हो गया 6 ही है। अब देखो 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 × 6, 3 बाहर रख दो, ये देखो 12 और 6 ऐड हो गया 18 + 6√3। तो ये आपका एरिया आ गया, इतना वर्ग सेंटीमीटर क्या हो गया, एरिया हो गया इस दिए गए समलंब चतुर्भुज का। तो देखो ये सब जो चीजें मैंने लिखी है ना, कंसेप्चुअल चीजें कि कैसे ये 2 है, ये 1 है, ये √3 है, तो ये सब मेरे बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री में मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सभी चीजों को, तो वहां भी आप सीख करके इसे देखिए। तो आपको हार्डली मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हार्डली आपको 8 से 10 सेकेंड लगेगा, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ बढ़ जाता है, यही 2-4 सेकंड ले लेगा। अदरवाइज वैल्यू निकालना आपके लिए चुटकियों का खेल है। तो आई होप आपको मजा आया होगा। आइए चलते हैं, एक क्वेश्चन और रह गया है इस वीडियो में जो हर बार SSC में पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छे से देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। SSC, CGL, CHSL, MTS, RRB लगभग हर एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। दिया गया है ABCD एक वर्ग है। तो मेरे भाई सबसे पहले एक अच्छा सा सुंदर सा वर्ग बना लो। देखो भैया ये एक वर्ग बना लिया हमने। आइए इसका नाम लिख देता हूँ। देखो ये हो गया ABCD। अब कहा गया है कि प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है। वेरी गुड, देखो सभी 4 सेंटीमीटर लंबी हमने लिख दिया। कहा गया PAD का मध्य बिंदु है, यानी इस AD भुजा पर P कहीं पर है, वो क्या है, एक मध्य बिंदु है। तो अब कहा गया है PAD का मध्य बिंदु है, तो B, तो ये चलो मैंने P लिख दिया। तो कहा गया है BP यानी ये BP + CP यानी कि ये वाली भुजा CP का न्यूनतम मान क्या होगा। मेरे बच्चों याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए मध्य बिंदु और न्यूनतम मान पूछे,
तो न्यूनतम मान तभी होगा ना मेरे बच्चों जब ये बिंदु जो होगा ना P वो उस भुजा का मध्य बिंदु हो। क्योंकि अगर मैं यहाँ ले लूंगा तो ये भुजा क्या है, मध्य भुजा से जो लंबाई आएगी उससे क्या होगी, वो बड़ी हो जाएगी। याद रखना इस कंसेप्ट को, न्यूनतम मान तभी होगा जब यहाँ मध्य बिंदु होगा। माफ कीजिएगा। और एक चीज याद रखिएगा मेरे बच्चों की, जब भी याद रखिएगा आपको बिंदु दे देगा कि PAD पर एक बिंदु है तो न्यूनतम मान पूछा जाएगा ना, तो आप हमेशा उसे मध्य बिंदु ही मानना, क्योंकि मध्य बिंदु पर ही न्यूनतम मान निकलेगा। क्लियर दोस्तों। अब देखिए आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जब देखो ये वाला पूरा DC 4 है तो ये DB कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो ये जब 4 है, ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, √20 हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से देखो ये तो संपूर्ण होगा, क्योंकि वर्ग है तो प्रत्येक भुजा एक दूसरे पर लंबवत होती है मेरे भाई, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर आती है इस प्रकार से। क्लियर। तो उसी प्रकार से देखो जब ये 4 है तो ये भी 2 होगा, तो ये वाली भी भुजा √20 होगी। बस आंसर आपके सामने है। आपसे पूछा गया BP प्लस CB का न्यूनतम मान, तो देखो BP कितना आ गया, BP √20 प्लस CB कितना आ गया, ये भी √20 होगा। तो √20 यानी कि 4 × 5 यानी 2√5, और ये वाला भी 2√5 यानी कि टोटल हो गया 4√5। तो देखो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D। तो कैसा लगा दोस्तों कंसेप्ट। तो देखिए दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि इसमें पढ़ाना कम है, कंसेप्चुअल चीजें ज्यादा समझानी पड़ती है, तो इसलिए मैं कम क्वेश्चन का ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको बोरियत ना लगे और आपको समझ में भी आए। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से तरीके से देखिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। आप मुझे इंस्टा और FB पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर रणभूमि मैथ्स नाम का पेज है, आप वहां भी जाकर लाइक कर सकते हैं, और डिफरेंट शॉर्ट्स वीडियो भी मैं डालता हूँ, वो भी आप वहां पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।